हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुमित सारडा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। इस वक्त मैंने जो बैलेंस शीट ओपन की है इज़ अल्ट्राटेक। ठीक है। और अल्ट्राटेक की इस बैलेंस शीट के अंदर में हम देखने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस का इम्पैक्ट। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनता है, जब पहली बार आप कोई एंटिटी को अक्वायर करते हैं तो एक वहाँ गुडविल वैल्यूएशन होता है। फिर वो गुडविल वैल्यूएशन के बाद में आपने जो परचेज कंसिडरेशन दिया, उस परचेज कंसिडरेशन में कैश फ्लोज के अंदर में हम कैसे इम्पैक्ट देते हैं, वो सब चीज़ें बताऊं। बट फिर मुझे ध्यान में आया अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने बिनानी सीमेंट्स को टेक ओवर किया था अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एनसी यानी फ्रॉम एनसीएलटी थ्रू वाया एनसीएलटी, जिसमें परचेज कंसिडरेशन वाज 8000 करोड़, अराउंड अराउंड फिगर 8000 करोड़। बट एक्चुअल में परचेज कंसिडरेशन जीरो था। एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो परचेज कंसिडरेशन जीरो था। आपने कुछ भी पैसे नहीं दिए थे उस एंटिटी को अक्वायर करने के लिए। बिजनेस कॉम्बिनेशंस में ऐसा ही एक पॉइंट है, अगर आप किसी एंटिटी को अक्वायर करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं देते तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, वो वाले एस्पेक्ट्स, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा ये समझने के लिए। मैं इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की तरफ जाने से पहले आपको एक नोट नंबर दिखाऊंगा। आ, ये तो स्टैंड अलोन है। नोट नंबर 41 है इनके एनुअल रिपोर्ट में। हम 18-19 की रिपोर्ट देख रहे हैं क्योंकि उस साल नवंबर 18 में ये एक्विजिशन हुआ था। न्यूज़ में चेक कीजिएगा, आपको न्यूज़ में रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि इस एंटिटी को कुछ 8,000 करोड़ के करीब करीब खरीदा गया था। अब हुआ क्या इसमें, 8,000 करोड़ का मतलब क्या था? बिनानी सीमेंट्स की हालत थी खराब, पैसे देने की उनकी हालत नहीं थी, तो लोन्स वगैरह लेके बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो लोग हैं, जो लोग लोन्स वगैरह सब कुछ लेके बैठे हैं, इनको डर रहता है, डर कि भाई हमारा पैसा अब हमको कौन लौटाएगा। तो जनरली ये लोग कंपनी के वाइंडिंग अप वगैरह के लिए चले जाते हैं अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट वगैरह में। एंड दैट इज़ वेयर एनसीएलटी कम्स इनटू पिक्चर। उनको अगर लगता है कि हाँ ठीक है ये कंपनी रिवाइव कर सकती है तो फाइन। मैं एक बस ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस ब्रीफ ओवरव्यू में आपको लग सकता है मेरे बहुत सारे पॉइंट्स गलत हो, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट मोटिव है यहाँ तक लेके आना कि ये नोट मैं आपको समझा सकूँ कि इसमें हुआ क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो अल्टीमेटली इसके अंदर में क्या चीज होना था कि हाँ एनसीएलटी में कहानी गई, एनसीएलटी में कुछ लोगों ने बिड डाला जिसमें अल्ट्राटेक भी था, जिसमें डालमिया सीमेंट्स भी था। फिर फॉर सम रीजन बिड अल्ट्राटेक को गया, ये मैटर कोर्ट में गया, डालमिया कोर्ट में लेके गया कि भाई नहीं ये कंपनी मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरा बिड था। कुछ झगड़े हुए, अल्टीमेटली अल्ट्राटेक को मिल गया। अल्ट्राटेक का 8,000 करोड़ रुपए का ऑफर था, 8,000 करोड़ रुपए में रफली ये कंपनी उनको दे दी गई। अब ये जो 8,000 करोड़ थे इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उनकी बुक्स में जो लाइबिलिटीज दिख रही है वो आपको रीपे करना है। उनकी बुक्स में जो लाइबिलिटीज दिख रही है ना, लाइबिलिटीज, वो आपको रीपे करना है। अब देखिए जनरली परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया जाता है, कोई भी एंटिटी में अगर परचेज कंसिडरेशन देना है तो आप कैसे देते हो? जैसे ए है, ए को बी को अक्वायर करना है, तो बी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ए अपने शेयर्स दे देता है, बराबर है। ए उनको अपने शेयर्स दे देता है और बदले में उनसे, उन शेयर होल्डर्स से बी के शेयर्स पूरे के पूरे ले लेता है। सो दैट इज व्हाट इज जनरली परचेज कंसिडरेशन। या फिर ए उनको कैश दे देगा। सो अल्टीमेटली जब अल्ट्राटेक को बिनानी को टेक ओवर करना है तो बिनानी के जो शेयर होल्डर्स है, बिनानी के शेयर होल्डर्स, उनको अल्ट्राटेक ने अपने शेयर्स दे देना चाहिए या कैश दे देना चाहिए और कंपनी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। बट दिस इज अ स्ट्रेस्ड एसेट कंपनी, यानी हालत खराब है। अब इस कंपनी को टेक ओवर करते समय हुआ क्या? शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, भैया कंपनी डूब गई, तुम जाओ, तुम जाओ, तुमको हम कुछ नहीं देंगे, तुम भूल जाओ। तो इनके शेयर्स 100% किए गए कैंसिल। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पॉइंट नंबर ए में ये बात बताई गई है। अब उन्होंने बोला कि आपको ये कंपनी टेक ओवर करते से ही कंपनी के जो बोरोइंग्स वगैरह हैं, कुछ बड़े अमाउंट के बोरोइंग्स वगैरह, यहाँ पे देखिए कुछ एसेट्स दिख रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज दिख रही है। मेरा मेन फोकस लाइबिलिटीज पे रहेगा, ठीक है। जो बोरोइंग्स वगैरह दिख रही है, लॉन्ग टर्म वगैरह हर तरह की, अदर नॉन करंट कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज दिख रही है, कुछ करंट बोरोइंग्स दिख रही है, कुछ आपको अदर इस तरह के अमाउंट्स दिख रहे हैं, कुछ ट्रेड पेबल्स भी दिख रहे हैं उसके अंदर में। तो काफ़ी सारे अमाउंट्स आप लोगों को दिखेंगे इसके अंदर में। लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, वो ठीक है, वो जाने दीजिए, उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ये रफली कुछ अमाउंट्स थे जिनको रीपे करना था इमीडिएटली, यानी कि एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से आप कंपनी को टेक ओवर करो और इसके अंदर में जो लाइबिलिटीज है उनको रीपे करो। बाकी भी लाइबिलिटीज को पे करना है पर इनको इमीडिएट रीपे कर दो। तो इनको रीपे कर दोगे
वही परचेज कंसिडरेशन है। मतलब क्या है, वही परचेज कंसिडरेशन है। तो आप तो किसी एंटिटी को टेक ओवर कर रहे हो, टेक ओवर करते समय उसकी बुक्स में जो लाइबिलिटीज दिख रही है वो तो वैसे भी आप पे करते हो, वैसे भी पे करते हो। तो आपने परचेज कंसिडरेशन क्या दिया? परचेज कंसिडरेशन इज समथिंग दैट इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स, सो नथिंग इज गिवन ओवर हियर। समझिए, कुछ भी नहीं दिया, उनके शेयर्स सीधा सीधा कैंसिल कर दिए गए। In terms of resolution plan, existing, issued, subscribed and paid up capital of Binani Cements stands cancelled fully without requiring any other further act or deed. Cancelled completely. अब क्या हुआ? अब इस कंपनी के नए शेयर्स इशू किए गए। इस कंपनी का नाम चेंज किया गया, यूएनसीएल अल्ट्राटेक, वो एन एक एरिया का नाम है, आई एम फॉरगेटिंग दैट, आपको मिल जाएगा इस बैलेंस शीट के अंदर में। उसके शेयर्स इशू किए गए। पूरे शेयर्स किसने खरीदे? होल्डिंग कंपनी अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक ने खरीद के पैसे दिए, मतलब शेयर्स आए, शेयर्स गए, पैसे गए सब्सिडियरी के पास, यानी इंटर कंपनी ही ट्रांजैक्शन चल रहा है। पैसे गए सब्सिडियरी के पास, सब्सिडियरी ने इन पैसों से लाइबिलिटीज को रीपे कर दिया। ये पूरी कहानी आपको मिलेगी पॉइंट नंबर बी। 1500 करोड़ के शेयर्स, एक 1900 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, मैं ऐड करता हूं, 1500 1900 3400 हो गया। फिर उसके बाद में इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, रफली राउंड फिगर पकड़ रहा हूं मैं, 1800, और उसके अलावा लोन ऑफ 2700 करोड़। तो आप सब कुछ मिलाएंगे तो 7900 करोड़ रुपए होता है, जो इसका 7900 करोड़ और कुछ और चीजें थी, ठीक है, 7900 करोड़ आप पकड़ लीजिए इसका परचेज प्राइस, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द ग्रुप पेड द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एज पर आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो जो भी अमाउंट थे ये पूरे के पूरे रिपे कर दिए गए। अल्टीमेटली पीसी इज जीरो। समझ में आया होगा, परचेज कंसिडरेशन कुछ नहीं था, आपको सिर्फ उनके लोन्स वगैरह जो भी थे उनको रिपे कर देना है, कंपनी आपकी होगी, ठीक है। तो आपके पास कंट्रोल आ गया विद जीरो परचेज कंसिडरेशन। अब आप करते क्या है, आपका लिखने का तरीका है परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट एसेट्स। इस तरह से कंपनी को अपने बुक्स में अकाउंट किया जाता है, विच इज नोन एज गुडविल और बार्गेन परचेज। आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर हमने कंपनी के शेयर्स वगैरह सब कुछ खरीदे हैं तो वो हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स तो दिखेगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप सही बोल रहे हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स दिखता रहेगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कंसोलिडेटेड में तो वैसे भी गायब हो जाता है, बट देयर इज नो पीसी, पीसी इज जीरो। ये 100% सब्सिडियरी है, देयर इज नो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विच इज जीरो। सो नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ये रहे, हाँ इसमें वो लाइबिलिटीज आएगी जिनको आपने रीपे किया। एसेट्स एट फेयर वैल्यू, जिसके बारे में थोड़ा बहुत बोला गया है कि रफली फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं फाइनेंशियल, उनकी फेयर वैल्यू इज 1159, जिसके अंदर में जीरो लॉस बुकिंग है। क्यों? बिनानी ने जब अपनी फाइनल बैलेंस शीट बनाई होगी, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी जीरो लॉस बुकिंग के बेसिस पे किया होगा, मतलब उन्होंने सब वो प्रोविजन फॉर लॉसेस वगैरह सब बुक कर लिए होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। सो 68690 के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है 8648, रफली दोनों का डिफरेंस, गुडविल 1757, ये पूरा का पूरा गुडविल में चला गया। क्लियर? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दिखेगा बोरोइंग्स ये जितने भी थे ये पूरे के पूरे अमाउंट्स इमीडिएटली पे किए गए हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी ने इसी दौरान एक सीमेंट यूनिट लिया था, जल एंड जेसीसीएल, ठीक है। इसके लिए उन्होंने परचेज कंसिडरेशन में क्या दिया, कुछ डिबेंचर्स, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स वर्थ 4625 करोड़, 4625 करोड़। ये परचेज कंसिडरेशन है क्योंकि अल्टीमेटली उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया था, ठीक है। बदले में आपके पास जो नेट एसेट्स आए वो पूरा दिख रहा है। एक डिफरेंस था थोड़ा सा 39.79 व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, 39.79 बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है। तो रफली मैंने आपको ये दोनों की दोनों चीजें दिखाई है। मेन मुद्दा जो मुझे बताने की इच्छा थी, तो खैर मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकली बता देता हूँ, कोई ना कोई बैलेंस शीट के अंदर में आप लोगों को रफली दिखेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कंसाई नेरोलैक 18-19 की बैलेंस शीट देखिए, उन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है, हर एसेट इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी उन्होंने अलग से बताया है। सो व्हेन यू आर टेकिंग ओवर दिस कंपनी, इस कंपनी के पास में कैश है 38.52, ठीक है। सपोज कीजिए देयर वाज सम पीसी पेड, हमने कैश में इस एंटिटी को खरीदा, लेट्स से 2000 करोड़, लेट्स से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, आपने शेयर होल्डर्स को दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बोलोगे सर कंसोलिडेटेड में कैश फ्लो में आपने सब्सिडियरी को अक्वायर किया, नहीं दिखेगा, दिखेगा, एनी पेमेंट टू आउटसाइडर्स दिखता है। तो मैं अगर बिनानी सीमेंट्स वालों को पैसा दे रहा होता, ठीक है, आई थिंक अगर ये जल वाले में अगर कैश होगा ना तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, नहीं इसमें कैश नहीं है, तो मैं बिनानी के पॉइंट से ही समझा देता हूं। लेट्स अज्यूम, ट्राई टू अज्यूम कि बिनानी
एनसीएलटी का केस नहीं है, बिनानी के शेयर होल्डर्स को आप 2000 करोड़ रुपए दे रहे हो। लेट्स से आपने कंपनी अक्वायर किया और कंपनी का एक बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, जिसके अंदर में 38.52 करोड़ रुपीस पड़े हैं, ठीक है। तो आपने आउटसाइडर्स को पे किया है, तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा अमाउंट पेड फॉर अक्वायरिंग सब्सिडियरी, अमाउंट पेड फॉर अक्वायरिंग सब्सिडियरी। इस केस में नहीं दिखेगा क्योंकि नहीं दिया ना अपन ने, इक्विटी आउटसाइड होल्डर्स को कुछ नहीं दिया। सो वो जो पैसा आया उसमें से मैं, जो मेन मुद्दा मुझे आपको समझाना है वो ये है कि ये 38.52 माइनस होगा, 2000 करोड़ में 38.52 माइनस होगा। सर क्यों? सिंपल कहानी है, मैं किसी एंटिटी को 2000 करोड़ दे रहा हूं और वो अपना एक बैंक अकाउंट मुझे ट्रांसफर कर रही है जिसमें 38.52 पड़े। आई मीन मैंने कैसे दिया ना, पर मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका पीसी 38.52 से कम हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कैश फ्लो में ऐसा दिखता है। पीसी इज 2000 ओनली, पीसी तो ऐसे ही निकलेगा पूरा, ठीक है। तो मेन मुद्दा था जीरो परचेज कंसिडरेशन से एक एंटिटी कैसे अक्वायर होती है, मेरे को आपको वो बताना। दूसरा एक पॉइंट जिसके लिए अब मैं एक नई बैलेंस शीट उठाना नहीं चाहता था, मैं आप लोगों के सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपन कर देता हूं। ये पीएनएल है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आपको ना पहली एंटिटी ना दूसरी एंटिटी कोई भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ना पहली एंटिटी ना दूसरी एंटिटी। क्यों सर? दूसरी तो दिखनी थी, उनको तो पीसी दिया। अरे उनको पीसी नॉन कैश कंसिडरेशन में दिया, आपने डिबेंचर्स दिए, प्रेफरेंस शेयर्स दिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैश फ्लो में नहीं दिखेगा, जिसका नोट्स में बताना कंपलसरी है। तो पॉइंट नंबर 3 नोट्स में ये बताया गया है, पॉइंट नंबर 3 नोट्स में बताया गया है, क्योंकि शेयर नॉन कैश कंसिडरेशन में दिया है इसीलिए, पर नोट्स में इसको बताना जरूरी है। रफली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको दिखेगा एक अच्छा खासा अमाउंट पे हुआ है, जिसमें वो 8000 करोड़ रुपए भी पे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इंक्लूड अमाउंट पेड टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एज पर द रेजोल्यूशन प्लान। रेफर नोट 41 जो हम रेफर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी पूरी की पूरी कहानी। सो दिस इज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस इम्पैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। थोड़ा बहुत 110 भी इसके अंदर हमने कवर किया है रिलेटेड टू कंसोलिडेशन। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।